एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ना। Yes. जो एटॉमिक तो जो रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम मॉडल था उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उसकी लिमिटेशन रेडिएट करता है अगर एनर्जी, तो एक टाइम ऐसा था वो टकरा जाता। हाँ ये तो क्या तो होता सर वो है। हाँ ये बोलो लिमिट बोलो बोलो। ऐसा कुछ नहीं होता ना फिर, तो इसको कैसे प्रूफ किया गया कि ऐसा नहीं होता? ये आगे बेटा जो बोर्स मॉडल है, बोर मॉडल ने इसको जो है नलिफाई किया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है तो इसके बारे में आगे मालूम चलेगा, ठीक बेटा, जो लिमिटेशन आगे ओवरकम हो जाएगी। ओके सर। तो आगे तो बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑन ए प्लेन पेपर और नोन एज स्पेक्ट्रम। मान लो जो वेवलेंथ है लाइट का है ना, तो उसको तुमने फोटोग्राफिक प्लेट पर इस तरह से अरेंज किया है, ठीक है, उसे तुम क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम मतलब वेवलेंथ को किस ऑर्डर में तुमने अरेंज किया वो तुम्हारा स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम पढ़ना है दो टाइप का सर स्पेक्ट्रम होता है। हाँ बोलना। सर स्क्रीन आपकी शेयर नहीं किया स्क्रीन आपने नहीं शायद। आ रही। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। अरे बेटा स्क्रीन भूल गया। स्क्रीन दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो हम लोग पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन नाम से ही काफी क्लियर है, मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ चीज एब्जॉर्ब हो रहा होगा, एसोसिएट हो रहा होगा ना, एब्जॉर्ब हो रहा है। इमिशन मतलब यहाँ से इमिट हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब होगा बेटा, लाइट या एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी मतलब यहाँ पर लाइट के फॉर्म में तुम यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, और यहाँ पर लाइट इमिट होगा। तो अगर किसी सोर्स से, अगर किसी सब्सटेंस से लाइट इमिट हो रहा है और वहां पर तुमने उस वेवलेंथ जो लाइट इमिट हुआ उसको तुमने अरेंज किया कि इसमें कौन कौन सा वेवलेंथ किस किस पोजीशन पर है, उसको तुमने अरेंज किया है ना, तो क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब फर्स्ट कलम देखो, यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हुआ होगा, ठीक है। तो जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ है उसको तुमने इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ नीचे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इफ एटम गेन्स एनर्जी, तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, एटम है। इफ एटम गेन्स एनर्जी द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू ए हायर एनर्जी लेवल। इसको तुम क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक बेटा। इस तरह से क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम, इफ एटम लूजेस एनर्जी, लूजेस एनर्जी मतलब क्या हुआ, एटम एनर्जी लूज करेगा तो एनर्जी वहां से रेडिएट होगा कि नहीं, लाइट। अगर कोई सब्सटेंस अपना एनर्जी लूज कर रहा है इसका मतलब वहां से लाइट रेडिएट होगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा बेटा। तो यहाँ पर एनर्जी लूज कर रहा है एटम, मतलब कि कोई दूसरा यहाँ पर जो सब्सटेंस एनर्जी लूज करेगा, और जो एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है बेटा, जो रेडिएट हो रहा है, उसको तुमने इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट पर अरेंज कर दिया, ठीक है। तो उसको तुम बोलोगे इमिशन स्पेक्ट्रम। तो दो टाइप का स्पेक्ट्रम हो गया। तो अब देखो यहाँ पर बना हुआ है, ये जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम है ना, यहाँ पर देखो ये वाला, ये एक एग्जाम्पल है इमिशन स्पेक्ट्रम का, और ये एक एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो चमकदार एक लाइट लग रहा होगा, यहाँ पर रेड कलर का, यहाँ पर वायलेट कलर का एक प्लेट था, और यहाँ पर कहीं कहीं तुम देख रहे होगे बेटा, ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा, है ना, ब्लैक लाइन। तो जो ब्लैक लाइन है वही लाइन एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन है ये एब्जॉर्ब हुआ, तो ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन जैसे इसका फोटो कॉपी होता है, अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अपोजिट ये हो जाएगा कि जहाँ जहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड होगा और जहाँ जहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हुआ है तो वो तुम्हें दिखाई देगा कलरफुल, है ना। यहाँ पर देखो ये लाइट एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पर ये लाइट एब्जॉर्ब हुआ, है ना। ये क्या हुआ, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम लोगों को दिखाई देता है स्पेक्ट्रम। तो सर हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, हाँ बोलना।
सर एक चीज पूछनी थी, जो बोलो बेटा। सर एक एलिमेंट मतलब जैसे मान लीजिए एक लाइट सोर्स है, तो वो जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वही हाँ, वही लाइट एमिट करेगा। नहीं, लाइट सोर्स ऑब्जर्व नहीं करेगा। लाइट तो जो लाइट सोर्स में जैसे बल्ब ले लिया, ठीक है, तो जो बल्ब है वो क्या वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा? बल्ब नहीं करेगा, है ना। सर बल्ब, यहाँ से लाइट इमिट होगा, सर सैंपल ठीक जो है। सैंपल होगा हमारे पास। तो सैंपल से लाइट कैसे निकलेगा? सैंपल को तुम हीट करोगे, नहीं सर मैं कह रहा जब हूँ, हीट करोगे तो वहां पे बताऊंगे कैसे। हाँ, सर मैं कह रहा हाँ, हूँ सैंपल रखा हुआ है और बोलो। उसके सैंपल के सामने हमने लाइट वो करी, शाइन करी, सैंपल से लाइट पास करी हमने, लाइट, हाँ, तो वो अब्जॉर्ब हाँ, तो जब सैंपल से लाइट पास करोगे तो हाँ, तो एब्जॉर्ब करेगा वो, अच्छा। ठीक है। जैसे यहाँ पे तुमने सैंपल रख दिया, ये सैंपल हो गया, और यहाँ पे तुमने व्हाइट लाइट का सोर्स लगा दिया, ठीक है, ये बल्ब लगा दिया, फिर व्हाइट लाइट का सोर्स है, तो यहाँ से लाइट यहाँ पर पास होगा, तो जो लाइट यहाँ पर जा रहा है इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। इस टाइप का स्पेक्ट्रम तुम्हें दिखाई देगा। और अगर तुमने केवल व्हाइट लाइट लगा दिया, ये व्हाइट लाइट है, ठीक है, यहाँ पे तुमने व्हाइट लाइट ले लिया, सनलाइट ले लिया, और इसको तुमने यहाँ पर प्रिज्म से पास किया, है ना, तुम्हें क्या दिखाई देगा? इस तरह से कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। यहाँ पर कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, यहाँ पूरा पूरा लाइट तुम्हें मिल जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तुमने व्हाइट लाइट को यहाँ पर पास किया तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गया। जो लाइट एब्जॉर्ब होगा बेटा, वहाँ पे देखो इस तरह से ब्लैक कलर, ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है बेटा? दोबारा देखो, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ, है ना, दोबारा बता रहा हूँ, काफी क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। जैसे तुमने क्या किया, यहाँ पर एक व्हाइट लाइट का सोर्स ले लिया, तो व्हाइट लाइट में मालूम है, व्हाइट लाइट में हर एक वेवलेंथ होगा, ठीक है, जितना भी वेवलेंथ पॉसिबल सब व्हाइट लाइट में होता है। और इसके आगे तुमने एक प्रिज्म लगा दिया, तो ये लाइट इस प्रिज्म से क्रॉस होकर, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? प्रिज्म क्या करेगा? हर लाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है अलग अलग उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। हाँ, तो अब इसको तुमने फोटोग्राफिक प्लेट पर इस तरह से इसका फिल्म ले लिया, तो ये जो फिल्म आएगा कुछ इस तरह से आएगा, पहला वाला। इसको क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखो यहाँ पर टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है ना, मतलब ये जो बल्ब है लाइट को इमिट कर रहा है, इसलिए इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। जो इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में लिखा हुआ है, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन और बल्ब इज एनालाइज्ड बाय पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, इट स्प्लिट्स अप into 7 different wide band of color from violet to red like rainbow. These colors are so continuous that each of them merge into the next. Hence the spectrum is called continuous spectrum. यहाँ पर कोई भी लाइट सेपरेट तुम्हें नहीं दिखाएगा, है ना, हर एक लाइट क्या है? एक दूसरे से मर्ज हो गया है यहाँ पर, ठीक है, मर्ज हो गया, मिल गया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब क्या किया बेटा? सब कुछ सेटअप वही है ना, जो सेटअप तुमने यहाँ पर लिया वो वही है, बस तुमने यहाँ पर क्या कर दिया? बीच में सैंपल रख दिया, ठीक है। जो तुम बोल रहे सैंपल, तुमने ग्लास रख दिया, ठीक है, कोई गैस इसके अंदर होगा, इस ग्लास के अंदर मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? जो पूरा का पूरा रेनबो है, जितना भी कलर है यहाँ से ना, उसमें से कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई भी चीज बेटा पूरा पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा सनलाइट को, है ना, कुछ न कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ कुछ उसको इसको पास हो जाएगा यहाँ से गैस से, है ना। तो जो लाइट एब्जॉर्ब होगा वो निकल जाएगा। देखो यहाँ पर अगर ये नहीं था बेटा, तो इस तरह से पूरा का पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता था। अब कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गया, जो लाइट नहीं हुआ है बेटा, जो लाइट एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पर क्या होगा? उस तरह से ब्लैक स्पॉट आ जाएगा। अब ये लाइट है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है, इसलिए इस तरह से यहाँ पर ब्लैक स्पॉट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सर कोई डाउट बेटा? हाँ बोलो सर हमें पता कैसे लगेगा कि सर कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा? बेटा। सर हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा? देखना हो, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हो रहा है, हम लोग आगे बोर मॉडल में देखेंगे, ठीक है, मालूम चल जाएगा कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, ठीक बेटा। ओके। अगर गैस बेटा, अगर तुम बोल रहे कलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये जो बीच बीच में एक कम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब होता है। हाँ,
बीच बीच में जो सर ये ब्लैक एक मिनट बेटा, थोड़ा सा रुको ना, एब्जॉर्प्शन है स्पेक्ट्रम में। इंटरनेट में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। एक बार रुको ना बेटा, थोड़ा सा मैं इसको हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? यस सर। यस अबू सर। आवाज सुन, ओके। यस यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, सॉरी इमिशन तो भूल जाओगे, अभी तुम देख रहे हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, है ना? तो जो ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रहा है, यही लाइन, यही वेवलेंथ इस सैंपल ने एब्जॉर्ब किया होगा, तभी यहाँ पर ब्लैक लाइन आया है। ठीक बेटा, जो लाइन एब्जॉर्ब होता यस है सर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वही ब्लैक ब्लैक तुम्हें दिखाई देगा। जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो कंटिन्यूअस फिल्म के फॉर्मेट में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये जो लाइट है ब्लैक वाला, ये एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, और किसी को डाउट तो नहीं बेटा? आते हैं बेटा लाइन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो लाइन स्पेक्ट्रम देखो, ये ऊपर वाला जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ना, इसी को लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा लाइन स्पेक्ट्रम है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब तुम लोगों ने देखा होगा घर में, देखा कि नहीं बेटा डिस्चार्ज ट्यूब? तो सीआरटी टीवी में है ना, No, सबने sir. देखा होगा। नहीं देखा बेटा, ट्यूबलाइट देखा होगा घर में लगा हुआ? यस सर। तो Yes, sir. हाँ, उसी को डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम उसका डिस्चार्ज ओके ट्यूब सर। है। तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है, बस इसमें कोटिंग नहीं किया, वो जो व्हाइट कोटिंग होता है रॉड में, वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होगा, H2। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है। तो जो हाइड्रोजन गैस का सैंपल होता है उसको इलेक्ट्रिकली एक्साइट करते हैं। जो हाइड्रोजन गैस है इसको इलेक्ट्रिकली एक्साइट करोगे, मतलब यहाँ तुमने व्हाइट सोर्स नहीं लिया, जो एटम है, एटम को तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लिया बेटा हाइड्रोजन, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट समझ रहे हो बेटा? एटम Yes, का जो लोवेस्ट एनर्जी होता है उसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं। अगर एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा उसको एक्साइटेड स्टेट एनर्जी बोलोगे, है ना? तो जब तुमने यहाँ पर प्लग नहीं लगाया था डिस्चार्ज ट्यूब में, तो हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में रहा होगा। ठीक है, और प्लग लगाने के बाद क्या होगा बेटा, जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रिकली एक्साइट हो जाएगा और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, है ना? और जब हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, फिर वहां से ग्राउंड स्टेट में आता है। ठीक है, तो हायर एनर्जी स्टेट से अगर लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ से एनर्जी रेडिएट होगा, है ना? जो एनर्जी होता है उसको एच न्यू लिखा जाता है। लाइट की एनर्जी को एच न्यू लिखोगे, आगे बताऊंगा एच न्यू क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो प्लैंक्स थ्योरी से बताऊंगा। बस ये याद रखो, एच न्यू क्या बेटा, लाइट एनर्जी है। ठीक है, तो हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी रेडिएट होगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी निकल रहा है उसका वेवलेंथ तुमने मेजर किया और उस वेवलेंथ को इस तरह से प्लॉट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो तुम्हें इस तरह से इमिशन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो इसका देखो डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है इमिशन स्पेक्ट्रम का। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर, light is emitted. If this light is resolved by spectroscope, by प्रिज्म। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप में प्रिज्म लगा होता है, प्रिज्म इस लाइट को रिजॉल्व करेगा। When this light is resolved by a spectroscope,
it is found that some isolated color lines are obtained on a photographic plate, separated from each other by a dark spaces. This spectrum is called line spectrum. Each line in the spectrum corresponds to a particular wavelength. Each element gives its own characteristic spectrum. मतलब कि यहाँ पर जो डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर तुमने हाइड्रोजन रखा, तो यहाँ पर जो कलर का पैटर्न मिलेगा कुछ इस तरह से मिला, है ना। हाइड्रोजन गैस को हटाकर यहाँ पर सोडियम का वेपर डाल दिया, सोडियम वेपर, ठीक है, सोडियम को वेपराइज कर दिया, तो सोडियम भी क्या होगा, लाइट को, है ना, इमिट करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, लाइट को इमिट करेगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न आएगा वो दूसरा पैटर्न होगा, है ना। तो हर एक गैस का, हर एक सब्सटेंस का जो पैटर्न है वो अलग अलग आता है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब वही है। हाँ बोलो सर, जो सैंपल है वो ज्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा कि कम करेगा? किसको सैंपल क्या करेगा, फिर इसको बेटा? सर सैंपल ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा या फिर कम करेगा सर? बेटा ये डिपेंड करेगा कि जो लाइट सोर्सेस में क्या क्या एनर्जी इसको मिल रहा है। सैंपल है ना, यहाँ देखो जो सैंपल है, सैंपल में क्या होगा, सैंपल में तुमने गैस रखा है ना, तो अलग अलग गैस को रख कर तुम चेक करो, हो सकता है किसी गैस के लिए ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा, किसी में कम एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो जो लाइट एब्जॉर्ब होगा वही तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। तुम यहाँ पर ज्यादा कम का बात नहीं कर सकते, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है कितना नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे तुम्हें क्या देखना है स्पेक्ट्रम में कि लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है तो किस वेवलेंथ पर वो लाइट एब्जॉर्ब है, बस ये देखना है, ठीक बेटा। तो स्पेक्ट्रम बस हमको यही देखना होता है। सर हाँ बोलो। सर, ये जो 3 स्पेक्ट्रम के टाइप्स हैं, ये हाइड्रोजन गैस के सैंपल के लिए? नहीं, तीन नहीं बेटा, 2 है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। कंटिन्यूस। हाँ, तो अब जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ही होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है ना, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, इमिशन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम। देखो जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ना, इसी का 2 पार्ट है, ठीक है। जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है कंटिन्यूस, है ना, और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब टोटली 2 ही हुआ, ए और बी का 2 पार्ट है। यहाँ जो बी है ना, बी का 2 पार्ट है, ठीक बेटा। तो 2 टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन इमिशन, और इमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक बेटा। अब सर ये हाइड्रोजन के सैंपल के लिए है? नहीं, कोई भी सैंपल हो सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एज ए एग्जाम्पल, क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग पढ़ना स्टडी करना है आगे, ठीक है, इसलिए हम लोग बार बार हाइड्रोजन का नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी भी सैंपल के लिए हो सकता है। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? एमिशन स्पेक्ट्रम में ज्यादातर एरिया डार्क क्यों है? देखो जो लाइट एब्जॉर्ब होगा वही तुम्हें दिखाई देगा। लाइट तो तुम्हें दिखाई देगा जो फोटोग्राफिक प्लेट में, देखो फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है, एक फिल्म होता है, ठीक है। तो फिल्म में जहाँ जहाँ पर लाइट को लाइट करेगा वहाँ वहाँ पर तुम्हें स्पॉट दिखाई देगा, वहाँ वहाँ तुम्हें कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो पहले क्या होता था, तुम लोगों ने देखा होगा कि रोल कैमरा आता था ना, जो पुराना जमाना था, उसमें एक रोल्ड कैमरा आता था, उसमें, हाँ, उसमें रोल भरा जाता था। रोल जो रोल होता था उसी को फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उसको लाइट में एक्सपोज कर दोगे तो खराब हो गया, ठीक है। तो जहां जहां पर लाइट पड़ेगा वहां वहां पर उस लाइट के अकॉर्डिंग कलर तुम्हें दिखाई देगा। अगर वेवलेंथ बहुत कम है ना, तो वहां पर तुम्हें दिखाई देगा उसका कलर, वेवलेंथ ज्यादा तो रेड कलर दिखाई, इस तरह तुम्हें कलर दिखाई देगा, ठीक बेटा। तो पहले उसी से हम लोग फोटो खींचते थे फिल्म को। अब यहाँ पर क्या है बेटा, जो लाइट इमिट होगा वही फोटोग्राफिक प्लेट को लाइट करेगा। तुमने क्या किया, इस तरह से, है ना, एक सैंपल ले लिया, यहाँ से जो लाइट इमिट होगा वही फोटोग्राफिक प्लेट पर कोलाइट करेगा और वही पर तुम्हें कलर दिखाई देगा। और जहाँ जहाँ पर लाइट नहीं आएगा वहाँ आपको ब्लैक दिखाई देगा बेटा, समझ आ रहा है। जहाँ पर लाइट जाएगा वहाँ पर तुम्हें कलर दिखाई देगा, जहाँ पर लाइट नहीं कोलाइट होगा वहाँ पर तुम्हें कलर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जो वेवलेंथ इमिट होगा सोर्स से वही कलर तुम्हें दिखाई देगा, ठीक बेटा, समझ में आ गया ना इतना? सर आ जाते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर।
सर अगर हम पूरा ओपेक ऑब्जेक्ट ले लें हाँ तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पूरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ जाएगा वहाँ पर। यस ओपेक सर। मतलब, ओपेक मतलब वहाँ पर लाइट क्रॉस ही नहीं होगा तो स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा बेटा? तुमने यहाँ पर कुछ मेटल का सर फिर एमिशन वाला पूरा काला हो जाएगा। नहीं तो वहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब, लाइट जब लाइट यहाँ पर आया ही नहीं, तुमने लाइट का यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाया ही नहीं, कैसे तुम इसको स्पेक्ट्रम बोलोगे ही नहीं ना बेटा। स्पेक्ट्रम के लिए क्या है, जो तुमने ओपेक यस सब्सटेंस सर। लिया है उसका एक हाँ हाँ। स्मॉल पोर्शन लोगे, है ना, उसको वेपराइज करोगे, फिर उसको यस एक सर। ट्यूब में डालोगे, है ना, फिर वहां से वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ मतलब ये 100% पूरा यस सर। एब्जॉर्ब कर लेगा इतना ज्यादा, तो लाइट यहाँ पर आएगी तो मालूम ही नहीं चलेगा कौन सा लाइट एब्जॉर्ब हुआ कौन सा नहीं एब्जॉर्ब हुआ। तो फिर सर वो लाइट अगर बीच में मैंने ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया तो वो तो एब्जॉर्ब ही हो रही है ना। एब्जॉर्ब तो होगी लेकिन उसका स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, वो ओके एब्जॉर्प्शन सर। आ जाएगा। तो तुम फीस पे पढ़ोगे आगे ओके। तो एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा वहाँ पर, 100% एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर तुम्हें स्पेक्ट्रम नहीं मिलने वाला। तो स्पेक्ट्रम के लिए तुम्हें खास टेक्निक यूज करना पड़ेगा। ओके, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यस देख रहे सर। हो बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक से पहले हम लोग मानते थे कि जो लाइट है वो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मतलब तुमने सनलाइट देखा होगा, उस सनलाइट हमको मान लीजिए कि हाँ लगातार सनलाइट आ रहा है, वहाँ पे एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ लाइट है ना, इस तरह से लगातार आ रहा है। जैसे अगर तुमने वाटर, है ना, इस तरह से टैप को ओपन कर दिया और यहाँ से वाटर जो ड्रॉपलेट है ना, इस तरह से तुमने पूरा ओपन कर दिया है, यहाँ पाइप लगा दिया है ना, तो क्या होगा, जो वाटर है कंटिन्यूअस फोर्स साथ इस तरह से आगे बढ़ेगा वाटर। समझ में आ रहा है बेटा? तो इस तरह से लाइट को भी सोचते थे कि पहले लोग सोचते थे जो लाइट है, लाइट भी कॉन्टिन्यूअस होता है ना, यहाँ पर कोई भी गैपिंग नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन प्लैंक्स ने, एक साइंटिस्ट है बेटा प्लैंक्स, ठीक है, प्लैंक्स ने बताया कि जो लाइट है, लाइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है ना, लाइट भी एक स्मॉल पैकेट का बंडल होता है ना, जो लाइट होता है ये कंटिन्यूअस ना होकर एक पैकेट का एक बंडल होता है, और इस बंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटा, तो क्वांटा बोलते हैं। जिस तरह बेटा, जिससे वाटर से यहाँ पर लगातार कंटिन्यूअस वाटर गिर रहा है, फॉल हो रहा है ना, तुम इस टैप को धीमे धीमे बंद करो, बंद करके क्या देखोगे, जो वाटर ड्रॉपलेट है ना, इस फॉर्म में ड्रॉप के फॉर्म इस तरह से गिरेगा। इसका जो वाटर तुम्हें दिख रहा था पहले कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस ना होकर इस ड्रॉपलेट का क्या है, कॉम्बिनेशन, जो ड्रॉप वाटर का उसका कॉम्बिनेशन है। उस तरह से लाइट भी होता है ना, लाइट भी क्या होगा, इस तरह से एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसको आगे देखते बेटा, यहाँ पर जो प्लैंक्स का थ्योरी है बेटा, उसको हम लोग पहले एक बार एक नज़र में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड, ठीक है। ब्लैक बॉडी मतलब कोई सोर्स होगा एनर्जी का, उसको हीट किया गया। व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड, इट emits thermal radiation of different wavelength or frequency. To explain these radiation, Max Planck put forward a theory known as Planck's quantum theory. The main points of quantum theory are, तो नीचे जो 3 पॉइंट है इसी को हम लोगों को केयर करना है, 3-4 पॉइंट है, ठीक है। नंबर 1 देखो, प्लैंक्स ने नंबर 1 क्या दिया बेटा थ्योरी में अपने, substance radiate or absorb energy discontinuously in the form of small packet or bundles of energy. तो जो सोर्स है सनलाइट है, सनलाइट में कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं आता है ना, ये भी इस तरह से एक बंडल के फॉर्म में एनर्जी आता है, पहले फर्स्ट पैकेट आएगा, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरह से बंडल के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो जो लाइट है बेटा वो कंटिन्यूअस ना होकर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, सब्सटेंस रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको? ओके, सेकंड पॉइंट यस सर। सेकंड पॉइंट में है द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। तो जो पैकेट इसने बनाया है ना, जो पैकेट यहाँ बना हुआ एनर्जी का, इसमें जो स्मॉलेस्ट पैकेट है उसको क्या बोलोगे, क्वांटम, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट क्वांटम इज नोन एज फोटॉन, ठीक है। तो अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कई फॉर्म में होता है ना, हीट एनर्जी भी हो सकता है और लाइट एनर्जी हो सकता है। तो हीट में अगर एनर्जी रेडिएट हो रहा है तो उसको क्वांटम बोलेंगे, और अगर लाइट है तो लाइट के केस में क्या बोलोगे, फोटॉन।
तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनर्जी है उसको क्वांटम बोलते हैं, लेकिन लाइट के केस में इसी पैकेट को क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट एनर्जी को बोलेंगे यहाँ पर फोटान। तो ये फोटान है, समझ आ रहा है बेटा फोटान का मतलब, तो ये फोटान हो गया। तो सेकंड पॉइंट सबको समझ में आ गया। यस आ सर। जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। Yes, sir. Energy of a quantum is directly proportional to the frequency of radiation। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट उसने बताया, प्लैंक्स का स्टेटमेंट है, द एनर्जी ऑफ क्वांटम, जो क्वांटम है यहाँ पे तुमने एक स्मॉलेस्ट एनर्जी निकाला है ना, तो इस क्वांटम का जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ दिस क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी समझ रहा बेटा, फर्स्ट सेकंड, एक सेकंड में कितना फोटॉन रेडिएट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, है ना, जैसे जो लाइट होता है इस तरह से, तो फ्रीक्वेंसी तुमने मालूम होगा कि x पर सेकंड में कितना फोटॉन इमिट हो रहा है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। यहाँ पर ये सब क्या है बेटा, वेवलेंथ है, लैम्डा। ठीक है, तो ये तो तुम्हें मालूम होगा, क्लास 9th में शायद या 10th में इसमें बताया गया होगा ना बेटा, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वेवलेंथ क्या होता है। और हाँ, आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला गया है द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी, यहाँ पर जो एनर्जी है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू। ये क्या है बेटा, न्यू है। ठीक है, ये न्यू सिंबल है। न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब कि जो फोटान है, जो फोटान रेडिएट हो रहा है, मतलब जहाँ पर है ना सोर्स से फोटान निकल रहा है, इमिट हो रहा है, इसको रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, या ब्लैक बॉडी से एनर्जी इमिट हो रहा है उसको रेडिएशन बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर लाइट रेडिएशन। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगा उस रेडिएशन का। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये स्मॉल h है, E is equal to h nu, where nu is the frequency of radiation and h is Planck's constant। इसका जो वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट का, उसको याद रखने की जरूरत बेटा, तो इसका वैल्यू ये वाला याद रखेंगे। ठीक है, सो प्लैंक्स कांस्टेंट हैविंग ए वैल्यू 6.626 into 10 power minus 34 जूल सेकंड। ये इसी बेटा इसी यूनिट को है ना अर्ग में, मतलब सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, बस यहाँ पर अर्ग सेकंड है और ये जूल सेकंड है। ठीक है, तो दो अलग अलग यूनिट में याद करने की जरूरत नहीं है, तुम केवल एसआई यूनिट को फॉलो करोगे। एसआई यूनिट में ये इसका वैल्यू आ जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा। थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया कि जो स्मॉलेस्ट पैकेट है, ये जो पैकेट है, अगर इसका एनर्जी निकालना है, हर एक पैकेट का अगर तुम्हें एनर्जी निकालना हो इन सब पैकेट का, इसका एनर्जी क्या आएगा, एच न्यू, इसका एनर्जी क्या आएगा, एच न्यू है ना, इन सब का एनर्जी क्या है, एच न्यू। ठीक है, तो इन सब पैकेट का एनर्जी एच न्यू, हर एक पैकेट का एनर्जी क्या होगा, एच न्यू एच न्यू एच न्यू। फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं, है ना। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ए बॉडी कैन रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी in whole multiple of quantum h nu, 2h nu, 3h nu, n h nu, where n is the positive integer। चलो इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे तुमने एक लाइट का सोर्स रख दिया, ठीक है, यहाँ से एनर्जी रेडिएट हो रहा है, यहाँ पर तुमने एब्जॉर्ब करने के लिए तुमने एक सब्सटेंस रख दिया, है ना। तो ये सब्सटेंस क्या करेगा बेटा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो अब ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा एक पैकेट के फॉर्म में रेडिएट करेगा। पैकेट मतलब या तो 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर जो नंबर होगा, जो फोटॉन्स होंगे, अगर लाइट एनर्जी बात करें, जो फोटॉन्स होंगे वो इंटीग्रल होगा बेटा, है ना। यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पर समझ रहे बेटा। हाफ फोटॉन का कोई मीनिंग नहीं है, 3/2 फोटॉन का कोई मीनिंग नहीं है। जो फोटॉन्स होंगे या तो 2 3 4 5 तरह से एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब जो एब्जॉर्बर है वो या तो एक बंडल एब्जॉर्ब करेगा, या तो 2 बंडल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो 3 बंडल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इन 1 2 3 4 5 जो इंटीग्रल नंबर है, इसके बीच का कोई भी नंबर का एनर्जी ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब 1.5। ठीक है, 1.5 एनर्जी ये
ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कोई सब्सटेंस, वो एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। या तो एक क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो 2 या तो 3 या फिर n क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो जो एब्जॉर्ब एनर्जी होगा क्या होगा बेटा, एन एच न्यू। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो इससे रिलेटेड, हाँ, तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हारे डीपीपी में रहेंगे, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको नहीं जाऊंगा। जो बेटा इसका जो क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान आता है, देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा। जो इसका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह पूछेगा। सर हाँ बोलो, बोलो बेटा, फिर से बोलो बेटा, आवाज सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा, दोबारा पूछो। कौन क्वेश्चन कौन पूछ रहे बेटा? अबू, हाँ बताओ, पूछो। कर दीजिए। किसी का आवाज बेटा तुम्हारा क्लियर है? आगे बढ़े। 4 पॉइंट एक बार समझाइए। फोर्थ पॉइंट, ओके, फोर्थ पॉइंट देख लो बेटा। फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया है कि जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है, एब्जॉर्ब रेडिएशन वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच न्यू का। मान लो अगर कोई सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, यहाँ पर एक तुमने सब्सटेंस ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया बेटा, डेल्टा ई एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो डेल्टा ई क्या होगा? डेल्टा ई मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, या फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। जो डेल्टा ई होगा दैट इज एन एच न्यू, है ना। मतलब कि अगर कोई सोर्स लाइट को रेडिएट करेगा तो इस तरह से फोटॉन्स के फॉर्म में होगा, और फोटॉन्स क्या होगा बेटा, बंडल ऑफ स्मॉलेस्ट बंडल ऑफ एनर्जी। इसको और स्मॉल पार्ट में तुम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब इस एक बंडल का एनर्जी क्या है, एच न्यू, है ना। समझ आ रहा बेटा? उसका तुमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर एक दूसरा सब्सटेंस है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर इसने 3 फोटॉन को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, 3h होगा कि नहीं। जो एब्जॉर्ब एनर्जी 3h। उसी तरह से यहाँ पर क्या फिर और एनर्जी, यहाँ पर फोटॉन को एब्जॉर्ब किया, कुछ और फोटॉन को एब्जॉर्ब किया यहाँ से, है ना। तो टोटल जो एब्जॉर्ब फोटॉन है वो n नंबर है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, जो टोटल एनर्जी है, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, दैट इज डेल्टा ई इक्वल टू NH। ठीक है, तो जब भी कोई सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब वो समझ में आ रहा है? तो सबको समझ आ गया बेटा? किसी कोई डाउट है? नो सर। आगे लेकर का आगे हम लोग को पढ़ना है अच्छा ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन किस फॉर्म में था इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल आएगा। मतलब 4 चीज दिया होगा, है ना, 4 में से एक गायब होगा, तो वे तुम्हें निकालना होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है एच न्यू, है ना, एच न्यू एन एच न्यू इज इक्वल टू ई, है ना। तो एनर्जी दिया रहेगा, फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा, ठीक है। पूछेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, तो कितने प्रोटॉन रेडिएट हुए पूछेगा, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया रहेगा, ठीक है। एच दिया है तो तुम्हें मालूम है, याद करना पड़ेगा इसको, ये कांस्टेंट है। एनर्जी दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, या फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो टोटल एनर्जी पूछ लेगा। मतलब इन तीनों में से कोई एक गायब रहेगा और फोर्थ वाले को तुम्हें निकालना होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन देगा तो आसान क्वेश्चन रहता हो जाएगा। हाँ बोलो, फिर एक एग्जांपल दे दीजिए। इसका एग्जांपल तो लिया नहीं हूँ, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ क्वेश्चन एक लिख रहा हूँ, एक मिनट।
यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा एक सोर्स है ना, सोर्स जो लाइट इमिट कर रहा है वो 9800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का है ना, जो वेवलेंथ है यहाँ पे इतना दिया गया है, ठीक है, 9800 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो वेवलेंथ दिया गया है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, सुना बेटा। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से पूछेगा कि रेडिएशन हैज वेवलेंथ 9800 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अब फ्रीक्वेंसी तुम्हें कैसे निकालो बेटा, इसका एनर्जी अगर निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालो, कैसे निकालोगे? जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी मल्टीप्लाइड, हाँ सी डिवाइड बाय लैम्डा होगा, सी डिवाइड बाय लैम्डा, यस सर, सी डिवाइड बाय लैम्डा होगा। तो अब लैम्डा को तुम यहाँ पर रख दोगे, सी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ Speed लाइट of होता है, light. यस सर, स्पीड ऑफ लाइट, Yes, sir. हाँ, तो कितना इसका वैल्यू होता है 3 into 10 raised to 3 power 8। to 10 की पावर 8. तो इसको यूज कर लेंगे तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तुम्हें मिल जाएगा। तो इसी में पूछेगा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो अगर एनर्जी निकालना हो तो एनर्जी कैसे निकालोगे, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एंड अगेन एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, क्योंकि तुमने न्यू क्या रख दिया, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा रख दिया, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच 6.6 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। न्यू यहाँ पर तुम रखोगे, न्यू की जगह पर सी रख दो, है ना, सी का वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई, यहाँ तुम क्या रखोगे बेटा, डिवाइड बाई क्या होगा, लेमडा, तो लेमडा यहाँ दिया गया है 9800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे, ऐसा यूनिट है, ठीक है, 10 पावर -10 मीटर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा एनर्जी। तो एनर्जी इसमें आएगा बेटा ऐसा यूनिट, तो एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, तो जूल में यहाँ पर एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? यस सर, यस सर। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा सर हाँ, सर एमस्ट्रॉन्ग को कौन सी यूनिट में दिया हुआ था? सर हाँ बोलो। सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया फ्रीक्वेंसी का, कौन स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा वाला? ये नहीं पढ़ा बेटा फ्रीक्वेंसी वाला, ये वाला फार्मूला फिजिक्स में? नहीं सर, 9th में पढ़ा था, वो साउंड चैप्टर में पढ़ा था। किसी ने नहीं पढ़ा ये? सर पढ़ा हुआ पढ़ा है। है. फिजिक्स को ट्राई, अगर नहीं पढ़ा बेटा इसको याद कर लो, है ना, इसको याद कर लो फिलहाल के लिए। ओके सर। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, इसको याद कर लो, इसको अच्छे से डराइव कर बेटा, तुम देखना वहाँ पे आसान से इसका डेरिवेशन है, ठीक है, देख लेना इसको, ठीक बेटा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा आ जाता है यहाँ पर। हाँ बोलो सर अपॉन में इनटू 10 raised to the power -10 कैसे आया, एमस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट? हाँ बेटा, यहाँ पर ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है ना, जो लेमडा दिया गया, लेमडा इज इक्वल टू 9800 एंगस्ट्रॉम, लेकिन हम लोग को यहाँ पर यूनिट क्या रखना है, यहाँ पर यूनिट रखना है एसआई। इस एंगस्ट्रॉम को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा, इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 9800 इंटू 10 पावर -10, अब आ गए मीटर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट होगा। याद रखो जो यहाँ पर यूनिट हम लोग यूज करेंगे, सब यूनिट जितने भी यूनिट है हमको एसआई यूनिट ही यूज करना है, ठीक है, एसआई यूनिट में ही सब रखोगे। और किसी कोई डाउट है, आगे बढ़े बेटा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, आगे चल रहा हूँ। यहाँ देखो, बोर्स डेवलप ए मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड, देखो इसके पहले क्या था, बोर के पहले है ना रदरफोर्ड मॉडल आया था। रदरफोर्ड मॉडल में कुछ ड्रॉबैक आ गया था ना, जो ड्रॉबैक हम लोग पढ़ा था बेटा, पहला तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो पोजीशन ऑफ फिक्स नहीं है, ठीक है, फिर था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो एटम है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस में गिर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को उसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक था। उस ड्रॉबैक को बोर ने स्टडी किया और यहाँ पर अपना मॉडल दिया, ठीक है, और इस मॉडल को बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। हाँ बोलो सर वो मैक्सवेल की थ्योरी थी ना, जिससे वो हुआ था कि एक मैक्सवेल का थ्योरी, हाँ बोलो। स्टेबिलिटी। हाँ सब एटॉमिक पार्टिकल एनर्जी रेडिएट।
इसमें क्या क्या डाउट है बेटा? एक्चुअली हाँ बेटा पूछो, क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है? सर मैक्सवेल की थ्योरी पर। मैक्सवेल का थ्योरी पढ़ना है? मैक्सवेल थ्योरी तुम अभी पढ़ ही नहीं पाओगे। ये मैक्सवेल का थ्योरी है, ये ग्रेजुएशन पढ़ाया जाता है बेटा, ठीक है? तो जो Okay. हाँ, तो अब हम लोगों को इतना तो समझ लेना है, जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने क्या किया था कि जितने भी चार्ज एसिलेटेड पार्टिकल हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर एसिलेट हो रहा है तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक बेटा? तो अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या हुआ, इस तरह से एक्सेलरेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो मतलब ये एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है? इसका जो स्पीड है लगातार चेंज हो रहा है ना? तो ये एक्सेलरेट होगा, तो जब एक्सेलरेट होगा तो यहाँ से एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है? जब ये एनर्जी रेडिएट होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा कि इसका एनर्जी कम होगा, एनर्जी रेडिएट हुआ तो अपना एनर्जी लूज करेगा, तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा और अल्टीमेटली ये रिवॉल्व करके न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा, ठीक है? हम लोग फिर पढ़ लेना है कि मैक्सवेल थ्योरी होता क्या है, बस इतना कुछ जान लो, ठीक है? पढ़ना, मैक्सवेल थ्योरी पढ़ना नहीं है। आगे जाते हैं यहाँ पर बोर्स एटॉमिक मॉडल में। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले हमें पढ़ना है पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा पोस्टुलेट, 4 पोस्टुलेट यहाँ पर मैंने लिखा है, चारों जो पोस्टुलेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई अल्टरनेट ईयर में पोस्टुलेट पर ही क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है? तो पोस्टुलेट हमेशा याद रखना है कि बोर्स पोस्टुलेट क्या है। तो पोस्टुलेट का मतलब होता क्या है? देखो बेटा, जब भी हम कोई थ्योरी डेवलप करते हैं उसमें हमने कुछ ना कुछ प्री एजम्पशंस लेते हैं, ठीक है? जो प्री एजम्पशंस यहाँ पर बोर्ड ने लिया था वो यहाँ पर 4 एजम्पशन है। इसमें से कुछ पहले का था, पहले का मतलब कि हो सकता है कि प्लैंक्स ने दिया हो या हो सकता है रदरफोर्ड ने दिया हो, और कुछ बोर्ड ने अपना पोस्टुलेट दिया था, ठीक है? तो इन सब पोस्टुलेट को मिलाकर बोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल डेवलप किया। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स है, यहाँ पर पोस्टुलेट तो बहुत सारे थे, है ना? इसमें से 4 इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है जो हम लोगों को पढ़ना है बोर्स पोस्टुलेट में। नंबर 1, देखो नंबर 1 कहाँ से लिया गया है तुम्हें समझ में आ जाएगा। An atom consists of dense nucleus situated at the center with the electron revolving around it in circular orbit. The force of attraction between the nucleus and electron is equal to the centrifugal force of the moving electron. तो ये तो समझ में आ गया होगा सबको, ये रदरफोर्ड मॉडल से लिया गया है, ठीक है? समझ आ रहा है बेटा? रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड में ये बताया बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। तो रदरफोर्ड का इस पॉइंट को डायरेक्ट इसने बोर ने उठा लिया, ठीक है? तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है? सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा। इतना तो क्लियर है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसके लिए कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स चाहिए, है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। The force of attraction between the nucleus and electron is equal to the centrifugal force of moving electron. तो centrifugal force का नाम सुना है बेटा तुम लोगों ने? यस सर। यस सर, फोर्स। यस सर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करेगा तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है? तो जो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। आगे आते हैं सेकंड पॉइंट पर। एट फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज एंगुलर मोमेंटम only in those orbit whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। अब इसका मतलब समझ लो, बोर ने ये खुद अपने से दिया, ये बोर का ओरिजिनल पोस्टुलेट है, ठीक है? बोर ने ये दिया था सेकंड पोस्टुलेट। इसमें क्या बोला गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं। समझ आया बेटा? इस तरह से बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, लेकिन हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता,
हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, किसी भी ऑर्बिट में नहीं जा सकता। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो चॉइस है लिमिटेड है, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाकर रिवॉल्व नहीं कर सकता, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन या फिर मूवमेंट कर सकता है जिसका इंटीग्रल मल्टीपल h/2π के इक्विवेलेंट हो, ठीक है बेटा। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेटा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। ये बोर का ओरिजिनल पोस्टुलेट है, इसको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। सो mvr = nh/2π। तो n क्या है बेटा, इंटीग्रल नंबर होगा, यहाँ पर 1 2 3 दिया गया, वेयर m = मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v = वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी की बात ना करके स्पीड को इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड n = ऑर्बिट नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। मतलब ये इंटीग्रल नंबर होगा 1 2 3 4 डॉट 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 तक चलेगा, ठीक है। एंड r = रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये सेकंड पोस्टुलेट है बोर का, ठीक बेटा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? यस सर। थर्ड पोस्टुलेट पर आते हैं। थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोला गया, as long as electron is revolving in an orbit, it neither loses nor gains energy. Hence, these orbits are called stationary state. Each stationary state is associated with a definite amount of energy and it is known as energy level. ठीक है। अब देखो, अगर कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, और अल्टीमेटली इस तरह से उसका रेडियस कम होते होते क्या होगा बेटा, लास्ट में न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन बोर ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन अगर इस वाले ऑर्बिट में जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो ना तो एनर्जी लूज करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है बेटा, अपने ऑर्बिट में है ना, सेम ऑर्बिट में घूम रहा है बेटा, कहीं पर जा नहीं रहा है, सेम ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ना तो एनर्जी को रेडिएट करेगा ना तो एनर्जी को गेन करेगा। इसलिए इस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। स्टेशनरी मतलब यहाँ पर कांस्टेंट एनर्जी होता है, और इसलिए इस ऑर्बिट क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। जो ऑर्बिट यहाँ पर है इस ऑर्बिट क्या बोलेंगे, इस सर्कुलर पाथ क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है बेटा। तो जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का वो यहाँ पर ओवरकम हो गया, है ना। बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी रेडिएट करता है ना तो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा यहाँ पर थर्ड पॉइंट? यस सर। तो इस एनर्जी स्टेट को क्या बोला गया, स्टेशनरी स्टेट। ओके, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे ये बताया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन, देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा ऑर्बिट है, अलग अलग ऑर्बिट इस तरह से है, 2 3 ऑर्बिट मैंने बना दिया यहाँ पर, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाता है ना, अगर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो कोई एनर्जी ना तो रेडिएट करेगा ना तो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में जंप करे, इस ऑर्बिट से छोड़कर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में है, ऊपर वाले पर है, वहां से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए, मतलब न्यूक्लियस के पास अगर आना चाहे तो क्या होगा बेटा, ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा, और अगर हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है। तो ये है फोर्थ पॉइंट। इफ एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन it may jump excite instantaneously from lower energy state to higher energy state.
दिस न्यू स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो अपने स्टेट को छोड़कर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला गया, उसको क्या बोलोगे? एक्साइटेड स्टेट। द क्वांटम of energy absorbed is equal to the difference in energy of two concerned level. Since the excited state is less stable, atom will lose its energy and come back to the ground state. Energy absorbed or released in an electron jump delta E is given by E2 minus E1 is equal to h nu। याद रहे बेटा कि अगर हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है ना, तो ये एक फोटॉन को रेडिएट करके लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। ठीक बेटा, अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एक फोटॉन को रेडिएट करेगा। तो मान लेते हैं इस एनर्जी लेवल का एनर्जी E1 है और इस एनर्जी लेवल का एनर्जी E2 है ना। तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा? h न्यू। जितना एनर्जी रेडिएट करेगा इट इज द डिफरेंस इन दीज टू एनर्जी लेवल। ठीक है, where E1 and E2 are the energy of electron in the first and second, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी लेवल, and nu is the frequency of radiation absorbed or emitted। इससे कोई डाउट है यहाँ तक बेटा? नो सर। ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो, ये वाला पॉइंट। चलो ये वाला पॉइंट दोबारा देखो, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। दोबारा देख लो बेटा। देखो ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? ये सब ये सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में है। मान लेते हैं ये जो एनर्जी लेवल है वो E2 एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है ये E1 एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है ना। तो क्या होगा बेटा? एनर्जी को रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? एनर्जी को ये रेडिएट करेगा, है ना। तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो होगा एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, दैट इज h न्यू। h न्यू क्या बेटा? एनर्जी ऑफ फोटॉन। एंड दिस डिफरेंस इन जो h न्यू होगा, h न्यू इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी दैट इज E1 minus E2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा E। हेंस डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ आ रहा है बेटा? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो रेडिएट करेगा। एंड दिस एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी लेवल। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसी के इक्विवेलेंट ये होगा, है ना। जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रेडिएट कर रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जी लेवल। समझ आ रहा है बेटा? देखो टोटल एनर्जी तो कंजर्व होना चाहिए। यस सर। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा था, कुछ एनर्जी रेडिएट करके यहाँ पर आ गया, तो जो सम ऑफ एनर्जी जीरो होना चाहिए। ठीक है, वही किया गया यहाँ पर। आ जाते हैं यहाँ पर सर। तो अब हाँ बोलो सर तीसरे पॉइंट में, थर्ड पॉइंट बोलो। सर थर्ड पॉइंट में जो थ्योरी थी सर उससे क्वांटाइजेशन कंडीशन में क्या था ना? क्वांटाइजेशन कंडीशन मतलब? तो वो मैंने हेल्प बुक में पढ़ा था कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट उसे कहते हैं। ओके ओके, अच्छा ठीक है, मैं सोचा कि यहाँ कुछ लिखा हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है तुम्हें मालूम है कि जो एनर्जी वो क्वांटाइज होता है। ठीक है, ये मालूम है ना। तो अगर एनर्जी क्वांटाइज है तो हर एक पॉसिबल एनर्जी तो होगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को बोर ने यूज किया। ठीक है, ये बोला गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, हर एक एनर्जी स्टेट में रहेगा। तो अब ये जो एनर्जी स्टेट है इसको बोलते हैं क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम। जो एनर्जी स्टेट आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेशनरी स्टेट में होता है तो वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना तो एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, और इसी क्वांटाइज एनर्जी को जो यहाँ पर एनर्जी स्टेट है ना, इस एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट। ठीक बेटा, और क्या पढ़ा था यहाँ पर? तो थर्ड पॉइंट भी बता दीजिए एक बार। थर्ड पॉइंट तो बता रहा हूँ बेटा, जो मैं बता रहा हूँ थर्ड पॉइंट ही था। स्टेशनरी स्टेट और क्या होता है?
स्टेशनरी स्टेट मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट में है, अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो ना तो एनर्जी रेडिएट करेगा, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना। इसी को बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट, मतलब कि इसका एनर्जी कांस्टेंट है, स्टेशनरी एनर्जी है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हो सकता किसी भी ऑर्बिट का। तो हम लोग जो एनर्जी निकालते हैं वो ऑर्बिट, वो एनर्जी लेवल होता है बेटा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अगर इस एनर्जी लेवल में है तो इस एनर्जी लेवल का एनर्जी होता है। जो ऑर्बिट होता है ऑर्बिट का एनर्जी होता है वो, ठीक है। तो अगर इस एनर्जी लेवल में, इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक बेटा। सर मगर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो अगर हाँ उसके अंदर से एनर्जी रेडिएट यहाँ होनी पर चाहिए लोग थी। यहाँ एनर्जी रेडिएट होता है, लेकिन ये तो पॉस्टुलेट है। यहाँ पर पॉस्टुलेट मतलब कुछ assumption लिया गया, ठीक है। और यहाँ जो assumption लिया गया बेटा, तो क्वांटाइजेशन थ्योरी लिया गया। क्वांटाइजेशन थ्योरी जो बोर्स यहाँ पर प्लैंक्स ने दिया था वो इसके बाद है, जो मैक्सवेल थ्योरी था उसके बाद में आता है क्वांटाइजेशन थ्योरी, ठीक है। मैक्सवेल रिगार्डिंग क्या था बेटा कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस होता है। मैक्सवेल ने क्या बताया था, है ना, कि एनर्जी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या रिवॉल्व करेगा तो कंटिन्यूअस एनर्जी को रेडिएट करेगा। लेकिन जो एनर्जी है क्या होता है बेटा, वो एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल का होगा, मतलब हर एक पास एनर्जी को इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव नहीं करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो प्लैंक्स ने ऐसे कॉन्सेप्ट यूज किया कि जो एनर्जी को क्वांटाइज होता है वो हर एक एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, और उसने सेलेक्टिवली एनर्जी लेवल वही बनाया। यहाँ जो एनर्जी लेवल है ना, जो एनर्जी लेवल यहाँ पर है, जो सेकंड पॉस्टुलेट होने वाला है, हाँ यहाँ पर देखो, जो सेकंड पॉस्टुलेट था बोर का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहेगा जो इंटीग्रल मल्टीपल हो NH/2 पाई का, ठीक है। अब इस एनर्जी स्टेट को क्या बोलोगे बेटा, स्टेशनरी स्टेट। अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसा कोई भी फोटॉन में नहीं मिलेगा जो यहाँ से रेडिएट हो पाए, ठीक है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में, अपने एनर्जी लेवल में है, तो उस एनर्जी लेवल में न तो एनर्जी रेडिएट होगा न तो एब्जॉर्ब होगा। ये जो पार्ट बेटा लिया गया था एनर्जी लेवल मतलब, एनर्जी लेवल मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, उसको एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो एनर्जी लेवल बाद में डिफाइन किया गया, यस सर, उस ऑर्बिट को, उस ऑर्बिट को ही बोलते हैं एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट। तो अब चारों समझ में आ गए बेटा, चारों पॉइंट। ओके सर। किसी कोई डाउट है बेटा चारों Yes, पॉइंट sir. पे? नहीं डाउट है, आगे चलते हैं। तो अब बेटा जो पॉइंट्स है, इन सब पॉइंट को कंबाइन करके बोर ने, है ना, कुछ फॉर्मूले बनाया। उस फॉर्मूले का हमें वो देखना है, ठीक है। जो पहला फॉर्मूला है रेडियस एंड एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम लोग जो हाइड्रोजन एटम है उसका रेडियस कैसे निकालेंगे, उसका एनर्जी कैसे करेंगे। यहाँ पे कोई एनर्जी का कैलकुलेशन होगा और आगे क्या होगा, वेलोसिटी का, है ना, उसका स्पीड ही निकालेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होगा अगर मूव कर रहा है स्टेशनरी स्टेट में, ठीक है। तो किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। तो आ जाते हैं बेटा यहाँ पर। तो सबसे पहले लोगों को देखना है यहाँ पर, तो पहला है रेडियस एंड एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, तो मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा, है ना, जिससे काफी क्लियर समझ में नहीं आएगा। मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन एटम बनाएंगे, ठीक है। तो एटम में एक न्यूक्लियस होगा, तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब याद रखो बेटा कि जो बोर एटम था वो हाइड्रोजन एटम के लिए था, है ना। तो हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस के बीच में बेटा, एक प्रोटॉन होता है, पता है बेटा। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक बेटा। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक एटम, और सिस्टम भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन लाइक एटम। मतलब एक न्यूक्लियस हो और न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक ही इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा हो तो वह हाइड्रोजन एटम है।
तो बोर ने जो मॉडल दिया था वो किसके लिए दिया था बेटा? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। मतलब कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, जैसे हीलियम हो गया है ना, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोर मॉडल एप्लीकेबल है हीलियम के लिए? नहीं। लिथियम हो गया, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के लिए भी बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। तो बोर मॉडल जो एप्लीकेबल बेटा, बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? केवल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम लेंगे। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में और क्या क्या आ सकता है? एक न्यूक्लियस होना चाहिए, है ना, और उसके चारों तरफ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हम लोग जैसे यहाँ पर हीलियम में से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो क्या होगा? हीलियम प्लस बन जाएगा। तो हीलियम तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हीलियम प्लस क्या होगा? अब एक न्यूक्लियस है हीलियम में, हीलियम में 2 किसी भी एटम में 2 न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, एक ही न्यूक्लियस होगा एटम में, और अब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये He+ क्या हुआ? हाइड्रोजन लाइक एटम। लिथियम पर आते हैं बेटा, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन था? एक प्रोटॉन भी तो लिथियम एक्स्ट्रा है। में, हाँ, प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं बेटा, यहाँ प्रोटॉन कोई मतलब नहीं, यहाँ पर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं, कितना भी प्रोटॉन हो कितना भी न्यूट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस याद रखना चाहिए बेटा कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ देखो, है ना, लास्ट ऑर्बिट में नहीं, किसी भी ऑर्बिट में कोई फर्क नहीं जैसे पड़ेगा एक किस ऑर्बिट में, हाँ, केवल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, किसी भी ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर बेटा लिथियम है ना, तो लिथियम का हाइड्रोजन लाइक एटम है नहीं, तो अगर लिथियम का हाइड्रोजन लाइक एटम बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? ये हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब Li2+, ठीक है। तो Li2+ क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम। उसी तरह से जो बेरिलियम बेटा, जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम +4 ऐसा करोगे +3, तो ये सब क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम। समझ में आ गया बेटा हाइड्रोजन लाइक एटम? तो जो बोर मॉडल है किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही एप्लीकेबल है, दूसरे एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको नोट कर लेना, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, अब डेराइव कैसे करोगे? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा? इस डायग्राम का यूज करके देखेंगे। तो अब देखो, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होगा बेटा? यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर Z होता है, ठीक है बेटा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो अगर नंबर ऑफ चार्ज की बात किया जाए, अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ पर कितने चार्ज होगा? जो चार्ज होगा यहाँ पर Ze होगा या नहीं होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है ना, और sir. एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है, तो प्रोटॉनिक जो चार्ज होगा प्लस Ze होगा। अब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? E, और ये निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, इसका जो वेलोसिटी है उसको v ले लिया, ठीक बेटा। तो इसके बीच में अगर ये क्या था? क्या बेटा? E क्या था? E यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, तो बीच में सर Ze। Ze बेटा, ये Z क्या है? एटॉमिक नंबर है ना एटम का। Ze क्या होगा? Yes, sir. टोटल चार्ज इनसाइड न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हें मालूम चल गया। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? E होगा। 2 प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? 2E होगा, है ना। 3 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? 3 होगा। अगर Z प्रोटॉन तो चार्ज कितना होगा बेटा? Ze होगा ना। Ze, यहाँ पर न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है तो Ze हो गया, ठीक है। Ze क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। तो क्लियर हो गया बेटा? ओके। तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है कितना होगा बेटा? है ना, जो अट्रैक्टिव फोर्स है क्या होता है बेटा? तुम्हें पढ़ा हो कूलम्बिक अट्रैक्शन में, kz²। F = K, है ना, ze²।
जेड ई इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना बेटा। और जो के का वैल्यू क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है के का वैल्यू। यस सर। तो इस के वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे जो फोर्स होगा है ना, तो ये हो जाएगा, मैं इसको एफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एफ इज इक्वल टू दिस। और इस फोर्स को बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये यहाँ पर अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं तो ये न्यूक्लियस में चला जाएगा। इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mvr स्क्वायर बाई, है ना, mv स्क्वायर बाई आर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पढ़ा होगा तुम्हें बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो अब दोनों फोर्स तुमने बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू k टाइम्स जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा। बस ये दोनों फोर्स तुमने इक्वेट कर दिया यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू कोलम्बिक अट्रैक्शन, जितना कोलम्बिक अट्रैक्शन होगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है। तो ये मिल गया है ना। और फिर यहाँ से आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। जब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर बेटा, है ना। तो आर स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एम वी आर, एंड एम वी आर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के टाइम्स जेड ई स्क्वायर, ये मिलेगा, ये मिलेगा बेटा एम वी आर इज इक्वल टू के जेड ई सब वी स्क्वायर आएगा ना आपको। हाँ वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सकते हैं एम वी आर इंटू वी, ये कर सकते हैं बेटा एम वी आर इंटू वी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, ये कर सकते हैं। एंड एम वी आर इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लेते हैं nth ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में, ठीक है, nth ऑर्बिट। तो जो एम वी आर होगा, एम वी आर सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स है ना, एम वी आर इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, अगर एक nth ऑर्बिट में है तो इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज करोगे NH बाई 2 पाई इंटू वी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, ठीक बेटा। फिर यहाँ से देखो n तुम्हें मालूम है ऑर्बिट नंबर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट होता है, k कांस्टेंट है, z तुम्हें मालूम है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ये क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई, है ना, जो कांस्टेंट यहाँ रख दोगे NH डिवाइड बाई 2 पाई। देखो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो है तुम्हारा v इज इक्वल टू, यहाँ पर z और n को सेपरेट कर लेना है, बाकी जो कांस्टेंट है उसको एक साथ लिख देना है। तो k टाइम्स ई स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर h होगा h, और 2 पाई डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर चला जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो k ई स्क्वायर डिवाइड बाई h मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इंटू जेड बाई n, ये होगा बेटा। तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, कांस्टेंट, हाँ तो कांस्टेंट ये है, कांस्टेंट का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होता है ना। इसका वैल्यू क्या होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या होता है बेटा 9 10 पावर 9 होता है, 9 ठीक है। 9 मीटर पर। तो हाँ तो इसको रख दोगे यहाँ पर, ई जो कांस्टेंट है बेटा ये क्या बेटा, ई क्या होता है, ये का तुम्हें मालूम है ना, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10 पावर -19, ठीक है। तो इसके बाद h का वैल्यू तुम्हें मालूम है ना 6.6 × 10 पावर -34, पाई का वैल्यू तुम्हें मालूम है, पाई का वैल्यू क्या होगा 3.14, ठीक है। तो सब कुछ तुम्हें मालूम है, तो ये सब टैबलेट करके यहाँ पर रखोगे। तो यहाँ पर जो v होगा, v इज इक्वल टू 2.18 × 10 पावर 6 जेड बाई n मीटर पर सेकंड आता है, ये हमें याद करना है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, तो उसका स्पीड क्या होगा बेटा
है ना, ये स्पीड आएगा। ठीक है, देखो ऊपर यहाँ पे मैंने कैलकुलेट भी किया होगा, नीचे होगा, एक मिनट। यहाँ देखो बेटा 2.1 देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ मिला हुआ कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी में लिखा हुआ है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 into 10 power 8 लिखा है मैंने 10 power 6 ये सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, हाँ ठीक है, उतना ही है, सही है। ठीक है बेटा, तो 2.18 into 10 power 6 Z/n मीटर पर सेकंड, तो ये तुमको मिल गया बेटा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे चलते बेटा स्पीड तुम्हें मिल गया, v मिल गया, और तुम्हें मालूम है यहाँ पर mvr। हाँ बेटा बोलो सर। कोलम्बिक एक्सप्लेन कर दीजिए। कोलम्बिक क्या? कोलम्बिक अट्रैक्शन जो आपने, यस सर। अच्छा, न्यूक्लियस में जो कोलम्बिक अट्रैक्शन लग रहा है ये वाला, देख लो बेटा। अगर कोई भी सब्सटेंस है ना सर्कुलर, मान लो तुम ही हो और जो झूला होता है उसके भी तुमने लगा होगा बेटा, गोल गोल घूमने वाला है ना, उसमें बैठा होगा, अगर वो गोल घूमता है तो एक फोर्स होता है बाहर की तरफ, ठीक है, लगता है ना बेटा वो फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करेगा से उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बाहर चला जाए। ठीक है, उस फोर्स को अट्रैक्ट करता है बेटा, उस फोर्स को बैलेंस करता है कोलम्बिक अट्रैक्शन, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर न जा पाए। ठीक है, इसका मतलब ये जो फोर्स होगा, जो कोलम्बिक फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो जो कोलम्बिक फोर्स होता है, कोलम्बिक फोर्स इक्वल होगा दो चार्ज पर, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज Q2 है, तो दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है बेटा K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये पढ़ा होगा बेटा तुमने, है ना? नहीं पढ़ा है सर? अभी तक नहीं पढ़ा। नहीं सर। नो अच्छा, सर। तो इसको याद कर लो कि अगर दो चार्ज पार्टिकल, एक प्लस है दूसरा माइनस है, या फिर एक प्लस है दूसरा प्लस है, या फिर एक प्लस है दूसरा माइनस है, ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर फोर्स होता है बेटा, यहाँ पर प्लस प्लस के बीच में, माइनस माइनस के बीच में अगर प्लस प्लस है तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर प्लस माइनस तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पर क्या अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना। तो अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर अपोजिट चार्जेज है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स, है ना, जो चार्ज यहाँ पर, तो ये जो चार्ज है बेटा Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो चार्ज है ना Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। जो डिस्टेंस है बेटा इन दोनों के बीच में वो R है। ठीक है, सो F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये कूलम्बिक फार्मूला, कूलम्ब फार्मूला को बोलते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स में बताया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ाया जाएगा जिसमें, तो वहाँ बताया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फिजिक्स वाला छोड़ देते हैं, जो फिजिक्स में वो फिजिक्स में पढ़ोगे तुम लोग अच्छे से बेटा, है ना। यस सर। ओके, तो कूलम्ब फार्मूला हमने यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया है, तो दोनों फोर्स को बैलेंस कर दिया, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दूसरा कूलम्बिक फोर्स है। जब बैलेंस करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें ये फार्मूला क्यों याद रखना है, ये वाला है ना, जो न्यूमेरिकल फार्मूला यहाँ पर है, नंबर वाला फार्मूला, ये याद रखना है, याद हो जाएगा। यहाँ पर Z क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, n क्या है बेटा यहाँ पर, ऑर्बिट नंबर। तो अब हम लोगों को चलना है रेडियस कैलकुलेट करने में, रेडियस। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, आ जाओ बेटा रेडियस कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो तुमने यहाँ पर डेराइव किया था, है ना, MVR जो सेकंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर, दैट सेकंड पोस्टुलेट देते हैं, सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट क्या मिलेगा बेटा, MVR इज इक्वल टू NH/2π। अगर V को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो M क्या बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, M यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V तुमने कैलकुलेट कर लिया, V को यहाँ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, वेरिएबल R मिल जाएगा। सो R इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है, NH/2π इंटू ME इंटू V। M मतलब यहाँ पर मास ऑफ है, जैसे मैंने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट E लगा दिया। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, किसका मास है, ये इलेक्ट्रॉनिक मास है। इसको रख दोगे तो V क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ, है ना, यहाँ पर रख दोगे स्पीड को, तो अब क्या आ जाएगा,
इस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो R इज इक्वल टू, मैं n को अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है, h डिवाइड बाई 2 पाई इंटू m a इंटू b, वेलोसिटी यहाँ पर है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई जेट बाई n, ये हो जाएगा n इंटू n स्क्वायर बाई जेट, ठीक है। कोई डाउट बेटा? तो जो v तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वेलोसिटी यहाँ पर जो v है बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए चर्चा हो रहा है यहाँ पर, है ना, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन घूम रहा है बेटा? मोशन तो इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो v किसका होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का होगा। तो r इज इक्वल टू, अब देखो h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है बेटा, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है बेटा? कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? सर 9.1 into 10⁻⁻21 kg। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मालूम है, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको रख दोगे 2.18 मीटर पर सेकंड, तो कांस्टेंट है, इसको रख दिया तुमने, है ना, तो ये जो कैलकुलेट होकर आएगा r इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10 पावर, चलो इसको हटा देते हैं, मैं दूसरा फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ जो आसान तुम्हें याद हो जाएगा। r इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई जेट, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ये तुम्हें याद रखना है। इसको नोट कर लो फॉर्मूले को, जो तुम्हें याद रखना है। तो ये n स्क्वायर कैसे हो गया बेटा एक तो n पहले से था, यहाँ पर देखो n जो यहाँ पे Yes, v sir. लिखा है, v क्या होता है? v इज इक्वल टू ना 1.218 इंटू 10⁻6 है ना, इंटू जेट बाई n, ये तुमने लिया था ना, तो एक n यहाँ पर है, तो जेट बाई n यहाँ रखोगे तो n जेट डिवाइड बाई n, तो ये न्यूटन चला जाएगा, तो n मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर आ जाएगा, है ना बेटा। और किसी कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़े बेटा। यस। इसके आगे हम लोग कैलकुलेशन करना बेटा एनर्जी का, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पर दो टाइप का है, पहला एनर्जी जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो फर्स्ट एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरा एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, है ना। और अगर इन दोनों को सम कर दिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को यहाँ पर E लिखा जाता है, E, ठीक है, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर तीन कैलकुलेशन करना है, पहला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और थर्ड है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा? हाफ mv² होता है ना, हाफ mv स्क्वायर। यस सर। हाफ mv²। तो अब यहाँ पर m किसका यूज करोगे? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है Yes. चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का तुम m रखोगे, और v किसका रखोगे बेटा? वो भी इलेक्ट्रॉन का रखोगे, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय v, तुमने निकाला था 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू जेट बाई n स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, बाकी कांस्टेंट ये सब कर दो यहाँ पर, 1/2 me इंटू 2.18 स्क्वायर इंटू 10⁻12 कांस्टेंट आ गया, जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये वेरिएबल, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू रख दोगे यहाँ पर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जो एनर्जी है बेटा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है,
ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? mgh तो यहाँ पे जो mgh पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ नहीं, यहाँ पर mgh, यहाँ पे बेटा जब ग्रेविटी होता है तो mgh, वहाँ पर g आता है ना, तो ग्रेविटी तो है नहीं न्यूक्लियस के अंदर, ग्रेविटी तो नेग्लिजिबल होता है Yes. बेटा, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है कूलम्बिक अट्रैक्शन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k टाइम्स q1 q2 डिवाइड बाय r होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k टाइम्स q1 का वैल्यू क्या होगा बेटा? q मतलब ZE हो गया, q2 क्या है? E है ना, तो E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो E होता है वो नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, q1 q2 डिवाइड बाई r, r स्क्वायर होगा। r नहीं तो r स्क्वायर फोर्स होता है ना बेटा, ये एनर्जी है तो यहाँ पर r होगा, ठीक है। तो माइनस k टाइम्स ZE इंटू माइनस E, माइनस को तुमने बाहर कर दिया, डिवाइड बाई r, ठीक है। जो r का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, r का वैल्यू क्या निकाला बेटा? r का वैल्यू तुमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 0.53 इंटू एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को तुम ऐसा ही कन्वर्ट कर दोगे 10 पावर माइनस 10 मीटर, है ना, तो ये हो जाएगा मीटर इंटू n स्क्वायर बाई z, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स को एक साथ कर दो बेटा, z को एक साथ कर दो, ये z है यहाँ पर z है, यहाँ पर n है, तो n और z को एक साथ अलग कर दो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स z को निकाल दिया तो ये हो जाएगा e स्क्वायर डिवाइड बाई 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10। ये मीटर हटा देते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज जाओगे, ये मीटर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि m मतलब क्या, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, हटा देते हैं इसको, ठीक है। इनटू z स्क्वायर, देखो डिनोमिनेटर में z है तो z मल्टीप्लाइड बाई z हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको रखोगे यहाँ पर, कांस्टेंट वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे कर देना, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू रखने के बाद ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स 13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इसी फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी को तुम याद रखोगे। यहाँ जो वैल्यू है कितना है बेटा? -2 टाइम्स 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब निकलना है टोटल एनर्जी E। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लगा दोगे यहाँ पर, तो लिख लेते हैं एनर्जी E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी तुमने कितना निकाला था? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर तुमने ये निकाला है -2 टाइम्स 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी है 13.6, ये 2 मल्टीप्लाई 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और यूनिट यहाँ पर क्या यूज करोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर आएगा -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नो सर। डाउट नहीं है ना? ओके, डेरिवेशन केवल है ये। अब तो देखो यहाँ पर तीनों एनर्जी मिल गया, ये तो हो गया तुम्हारा E टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर इन तीनों में रिलेशन देखोगे तो काफी सिंपल सा रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
और उसका नेगेटिव कर दोगे तो क्या होगा बेटा, टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर ये तो समझ में आएगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -10 काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अगर तुम रिलेशन निकालना चाह रहे हो, टोटल एनर्जी E इज टू काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो ये क्या आएगा बेटा, टोटल एनर्जी क्या होगा, -1 टाइम्स 1 टाइम्स -2, ये रिलेशन आएगा। काइनेटिक एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी है। इसको नोट करो। नोट करने के बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे। टाइम है ना अभी? यस टाइम नो एक क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं केवल, है ना? ओके नोट करना। यस सर। कहाँ गया क्वेश्चन? यहाँ आप देखो, जो क्वेश्चन दिखा हुआ उसको देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, है ना, मतलब n का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी इतना दिया गया है, वरना तुम्हें मालूम है ना। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, जेड का वैल्यू मालूम, हाइड्रोजन के लिए कितना होता है बेटा, जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है कि किस एक्साइटेड स्टेट में है, या फिर n का वैल्यू कितना होगा। तो n-1 कर दोगे तो एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगर तुम्हें ये कैलकुलेशन करना हो एक्साइटेड स्टेट का, तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम, जो एक्साइटेड स्टेट होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू n-1। यहाँ लिख लो, एक्साइटेड स्टेट, जो एक्साइटेड स्टेट होता है ना, एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू n-1 होता है। अगर n का वैल्यू 2 आ गया तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू 1 होगा। अगर n का वैल्यू 5 हो गया तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 4 होगा, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। याद रखो एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू n-1। तो n का वैल्यू निकालोगे तो एक्साइटेड, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है बेटा, जो आंसर दिखा हुआ है यहाँ पर, आंसर को देखोगे तो जो आंसर यहाँ पर है ना, तो आंसर दिया गया 1, मतलब n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। इसको करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन करने के बाद फिर आगे भी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो आगे जो लोग पढ़ना है बेटा, हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए गुड इवनिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।